कहानी की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जो अब एक जिंदा शहर नहीं बल्कि खामोशी का कब्रिस्तान बन चुका था। हर तरफ टूटी फूटी और छोड़ी हुई गाड़ियां खड़ी थीं, ऊंची बिल्डिंग्स सुनसान नजर आ रही थीं और दूर दूर तक किसी इंसान का कोई निशान तक नहीं था। तभी अचानक इस मौत जैसी खामोशी को चीरते हुए एक लाल रंग की कार फुल स्पीड में शहर की वीरान सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती है। इस कार को चला रहा होता है जोनाथन और उसके साथ होता है उसका सबसे वफादार साथी, उसका डॉग जर्मन। दोनों असल में शिकार की तलाश में निकले होते हैं। कुछ ही देर बाद उनकी नजर सामने घूमते हुए हिरनों के एक झुंड पर पड़ती है। मौका देखते ही जोनाथन तुरंत उनके पीछे अपनी कार लगा देता है और उन पर लगातार फायरिंग करने लगता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती क्योंकि एक भी गोली किसी हिरन को नहीं लगती। थोड़ी दूर जाकर जोनाथन को मजबूरन कार रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता पुरानी और खराब गाड़ियों से पूरी तरह ब्लॉक होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे हिरन जंगल की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन तभी जोनाथन की नजर कुछ दूर खड़े एक अकेले हिरन पर पड़ती है। वो चुपचाप पीछे के रास्ते से उसके करीब पहुंच जाता है और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है उतने में एक खूंखार शेर बिजली की रफ्तार से आकर उस हिरन पर हमला कर देता है। जोनाथन चाहता तो एक गोली में उस शेर को गिराकर हिरन अपने नाम कर सकता था, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक शेरनी अपने छोटे बच्चे के साथ आ जाती है। ये मंजर देखते ही जोनाथन को अपनी खुद की फैमिली याद आ जाती है। इसी वजह से वो उस शेर पर गोली चलाने का फैसला बदल देता है। तभी अचानक जॉन की घड़ी में अलार्म बजता है। अलार्म की आवाज सुनते ही वह तुरंत आसमान की तरफ देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। ये देखते ही जॉन के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है क्योंकि इस दुनिया में रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आता है। जॉन बिना टाइम वेस्ट किए जर्मन को लेकर कार में बैठता है और फुल स्पीड से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले दरवाजे के बाहर ब्लीच छिड़क देता है ताकि वो खौफनाक दरिंदे उसकी स्मेल को फॉलो करके उसके घर तक न पहुंच सके। अंधेरा होने से पहले ही जॉन घर के सारे खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद कर देता है। इसके बाद वह घर की हर एक लाइट ऑफ कर देता है और पूरे घर को अंधेरे में डुबो देता है। फिर जॉन और जर्मन जरा सी आवाज किए बिना बाथटब के अंदर छिपकर बैठ जाते हैं। घर के बाहर से अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि जॉन अपनी सांसें तक रोक लेता है। दरअसल इस दुनिया में रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। दिन में जो सड़कें खाली नजर आती हैं, वही रात होते ही खूनी ज़ॉम्बीज़ से भर जाती हैं। ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी इंसान को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और पल भर में उसका काम तमाम कर देते हैं। इस तबाही की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी। साइंटिस्ट्स ने कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए एक वायरस बनाया था। उन्हें लगा था कि ये वायरस इंसानियत के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कैंसर तो ठीक नहीं हुआ बल्कि ये वायरस लोगों को धीरे धीरे खूनी ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये इन्फेक्शन बिजली की रफ्तार से फैलता गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में लगभग 90% पॉपुलेशन इस वायरस का शिकार बन चुकी थी। ये ज़ॉम्बीज़ सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते थे। अगर ये दिन की रोशनी में आ जाते तो उनकी स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि धूप उन्हें पल भर में जला देती। इसी वजह से सूरज ढलते ही ये शिकार की तलाश में निकल पड़ते और इंसानों का पीछा करते। सबसे खतरनाक बात ये थी कि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही जबरदस्त थी। इसलिए जॉन हर रोज रात होने से पहले अपने घर के एंट्रेंस पर ब्लीच छिड़कता था ताकि उसकी स्मेल ज़ॉम्बीज़ तक न पहुंच सके। अगली सुबह जॉन की आंख खुलती है। रोज की तरह वो दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करता है और उसके बाद सीधा अपने घर के बेसमेंट में बनी सीक्रेट लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। दरअसल जॉन एक काबिल साइंटिस्ट है। उसने लैब में कई इन्फेक्टेड चूहों को अलग अलग पिंजरों में रखा हुआ था जिन पर वह दिन रात एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। जॉन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन बचा था, ऐसा एंटीडोट बनाना जो इन्फेक्टेड लोगों को दोबारा नॉर्मल इंसान बना सके और इस ज़ॉम्बी वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसी मिशन के लिए जॉन ने कई अलग अलग एंटीडोट्स इन्फेक्टेड चूहों पर टेस्ट किए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। आज भी जब वो उन चूहों को चेक करता है जिन्हें उसने नई मेडिसिन दी थी, तो उन्हें पहले की तरह एग्रेसिव देखकर उसे लगता है कि एक और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर सबसे आखिरी पिंजरे पर पड़ती है और वह एकदम से रुक जाता है क्योंकि उस पिंजरे में मौजूद चूहा बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। न वो गुस्सा कर रहा था, न ही किसी पर अटैक करने की कोशिश। वो पूरी तरह शांत बैठा था। यह देखते ही जॉन के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण चमक उठती है। शायद पहली बार उसकी मेडिसिन सच में काम कर रही थी और शायद ज़ॉम्बीज़ का इलाज अब मुमकिन था। ये देखकर वो तुरंत उस मेडिसिन का फॉर्मूला और बैच नंबर नोट कर लेता है जो उसने इस चूहे को दी थी। महीनों की
लगातार रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार जॉन एक ऐसी मेडिसिन बना लेता है जो शायद जॉम्बी वायरस को ठीक कर सकती थी। लेकिन इस मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए उसे एक जिंदा जॉम्बी चाहिए था, और एक जॉम्बी को पकड़ना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। इसके बाद जॉन अपने रोज के रूटीन के मुताबिक जर्मन के साथ घर से बाहर निकलता है। दोनों कार में बैठकर एक स्टोर के पास पहुंचते हैं। स्टोर के एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी गार्ड की जगह एक पुतला खड़ा होता है, जिसे जॉन गुड मॉर्निंग बोलकर अंदर चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शॉप के अंदर भी उसने कई पुतले अलग अलग जगह पर खड़े किए होते हैं और वो उनसे बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह बातें करने लगता है। दरअसल पिछले 5 सालों से इस पूरे शहर में अकेला जिंदा रहने की वजह से जॉन तन्हाई का शिकार हो चुका था। इसी अकेलेपन से बचने के लिए वो पुतलों से बातें किया करता था। जरूरी सामान कलेक्ट करने के बाद जॉन और जर्मन सीधे कार लेकर सी पोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि जॉन हर रोज दोपहर इसी जगह आता है और रेडियो पर एक अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्ट करता है। वो कहता है, मेरा नाम जॉन है और मैं न्यूयॉर्क सिटी का एक सर्वाइवर हूँ। अगर मेरी तरह कोई और भी जिंदा है तो मैं तुम्हें खाना, रहने की जगह और पूरी सेफ्टी दे सकता हूँ। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो और तुम्हें मदद चाहिए तो हर दोपहर मैं इसी सी पोर्ट पर मिलूंगा। इसके बाद जॉन एक बड़े से शिप पर खड़े ब्लैक जेट के ऊपर गोल्फ खेल रहा होता है और जर्मन उसके हर शॉट को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक जर्मन का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है, जैसे उसने कोई अजीब सी हरकत महसूस कर ली हो। जर्मन का रिएक्शन देखकर जॉन तुरंत अपनी स्नाइपर का स्कोप उसी डायरेक्शन में फोकस करता है। स्कोप के अंदर उसे दूर एक हिरण नजर आता है। इतने दिनों बाद शिकार का मौका देखते ही जॉन और जर्मन उस हिरण का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हिरण उन्हें देख लेता है और जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। जॉन और जर्मन भी बिना वक्त गवाए उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते हिरण सीधा एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहाँ चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ होता है। जर्मन भी बिना सोचे समझे उसके पीछे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये देखते ही जॉन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो जानता था कि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों में ज़ॉम्बी छिपे हो सकते हैं। लेकिन जर्मन को अकेला छोड़ना भी खतरनाक था, इसलिए मजबूरन जॉन अपनी राइफल संभालते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अंदर इतना घना अंधेरा था कि जॉन तुरंत अपनी राइफल की फ्लैश लाइट ऑन करता है और धीरे धीरे हर कोने को चेक करते हुए जर्मन को आवाज लगाने लगता है। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे उसके कानों में अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी एक मरे हुए जानवर के चेहरे पर पड़ती है। ये देखते ही जॉन का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जर्मन मर चुका है। लेकिन जब वो संभल कर उसके और करीब जाता है तब उसे एहसास होता है कि वह जर्मन नहीं बल्कि वही हिरण था जिसका वह दोनों इतनी देर से पीछा कर रहे थे। अब यहाँ जॉन फिर से जर्मन को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो अपनी राइफल की टॉर्च ऑन करके सामने रोशनी करता है, सामने का मंजर देखते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरा हॉल ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि सारे ज़ॉम्बीज दीवार की तरफ मुंह करके बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। ये देखते ही जॉन टॉर्च की रोशनी अपने हाथ से ढक देता है। फिर वो बेहद संभल कर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे पीछे होता है और पास वाले रूम में घुस जाता है। वहीं एक टेबल के नीचे छिपा हुआ जर्मन उसे दिखाई देता है। जर्मन को देखकर जॉन के चेहरे पर थोड़ी राहत जरूर आती है, लेकिन जर्मन डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो लगातार जॉन के पीछे किसी चीज को घूरे जा रहा था। जॉन तुरंत पलटकर राइफल की टॉर्च ऑन करता है और रोशनी पड़ते ही उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह उन पर झपटता, जॉन बिना देरी किए ट्रिगर दबा देता है। कुछ ही पलों में गोलियों की बौछार उस ज़ॉम्बी को ढेर कर देती है। लेकिन अब एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी हो चुकी थी। गन शॉट्स की गूंज सुनते ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद सारे ज़ॉम्बी एक साथ जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। जॉन जर्मन को लेकर पूरी स्पीड से एग्जिट की तरफ भागता है। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचता है, अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। अब वहां से बचकर निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए जॉन बिना सोचे समझे पूरी ताकत से खिड़की का शीशा तोड़ता है और ज़ॉम्बी के साथ सीधा बाहर छलांग लगा देता है। बाहर तेज धूप पड़ रही थी। जैसे ही ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आता है, उसकी स्किन जलने लगती है और देखते ही देखते वो तड़प कर मर जाता है। अब मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी की जरूरत थी, इसलिए वहां से भागने के बजाय जॉन उन्हीं ज़ॉम्बीज के लिए एक खतरनाक ट्रैप तैयार करने लगता है। सबसे पहले जॉन बिल्डिंग के एंट्रेंस पर एक मजबूत फंदा लगा देता है और उसकी रस्सी पास खड़े एक ट्रक से बांध देता है। इसके बाद वो अपना थोड़ा सा खून निकालता है और उस ब्लड सैंपल को ट्रैप के बिल्कुल बीच में
गिराकर तोड़ देता है। जॉन जानता था कि ज़ॉम्बीज़ की स्मेल पावर बहुत तेज होती है और इंसानी खून की खुशबू उनके लिए किसी शिकार से कम नहीं थी। कुछ ही पल बाद बिल्डिंग के अंधेरे से काले कपड़ों में लिपटा एक ज़ॉम्बी सीधा फंदे में जाकर बुरी तरह फंस जाता है। अपना प्लान सक्सेसफुल होता देखकर जॉन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अचानक बिल्डिंग के अंदर से एक और ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है और गुस्से से जॉन की तरफ देखते हुए इतनी जोर से दहाड़ता है कि पूरा इलाका गूंज उठता है। लेकिन धूप की वजह से वह बाहर नहीं आता और मजबूरन वो अपने साथी को छोड़कर वापस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हालांकि जाते जाते उसकी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि जॉन भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आता कि एक ज़ॉम्बी किसी दूसरे ज़ॉम्बी के लिए इतना परेशान क्यों था। खैर, जॉन ट्रैप में फंसे ज़ॉम्बी को बेहोश करके अपने घर ले आता है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी को ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस ज़ॉम्बी को उसने पकड़ा था वह एक फीमेल ज़ॉम्बी थी और उसकी बॉडी पर एक अजीब सा बटरफ्लाई का निशान बना हुआ था। ये सब देखकर जॉन को तुरंत समझ आ जाता है कि वो ज़ॉम्बी इतना ज्यादा वायलेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि ये फीमेल ज़ॉम्बी उसकी वाइफ थी। वो बिना वक्त गवाए वहीं एंटीडोट निकालता है जिसने चूहे को नॉर्मल कर दिया था और उसे फीमेल ज़ॉम्बी की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उस मेडिसिन का कोई असर नजर नहीं आता। फीमेल ज़ॉम्बी बिल्कुल पहले की तरह ही रहती है। ये देखते ही जॉन की सारी उम्मीदें एक ही पल में टूट जाती हैं। अगली सुबह जॉन एक बार फिर नई उम्मीद लेकर घर से निकलता है। दोपहर होते ही वो सीपोर्ट पहुंचता है, जहां से पिछले 5 सालों से हर रोज रेडियो पर अनाउंसमेंट करता आ रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई इंसान अब भी जिंदा हो। लेकिन आज भी हर दिन की तरह उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिलता। निराश होकर जॉन अपनी गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सुपरमार्केट के पास पहुंचता है, स्टोर के एंट्रेंस पर खड़ा पुतला अब सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा था। ये देखकर जॉन बुरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इस पुतले को यहाँ किसने लाकर रखा। दरअसल पिछले 5 सालों से तन्हा जिंदगी जीने की वजह से जॉन की मानसिक हालत भी धीरे धीरे बिखरने लगी थी। गुस्से में वो उस पुतले पर चिल्लाने लगता है, तुम बाहर क्यों आ गए? मैंने तुम्हें अंदर खड़ा किया था। और गुस्से में आकर वो उस पर गोलियां चला देता है। गोलियां लगते ही पुतला जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर से पानी बहने लगता है। जॉन धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे देखने लगता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल में ये सब उसके लिए बड़ी ही चालाकी से बिछाया गया एक खतरनाक जाल था। जैसे ही जॉन पानी में अपना पैर रखता है, अचानक एक खतरनाक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वह फंदा उसके पैर को बुरी तरह जकड़ लेता है। अगले ही पल वो जोर से उल्टा उछलकर हवा में लटक जाता है। सिर जमीन से इतनी जोर से टकराता है कि जॉन वहीं बेहोश हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि जिस तरह जॉन ने फीमेल ज़ॉम्बी को ट्रैप में फंसाया था, अब बिल्कुल उसी तरह वो खुद उसी जाल का शिकार बन चुका था। काफी देर बाद शाम ढलने लगती है और अंधेरा होने से पहले ही जॉन की घड़ी में अलार्म तेज आवाज के साथ बज उठता है। अलार्म सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सूरज बस डूबने ही वाला था और वो जानता था कि अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज़ उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिना एक सेकंड गवाए जॉन अपनी जेब से चाकू निकालता है और पूरी ताकत लगाकर ट्रैप की रस्सी काट देता है। रस्सी टूट जाती है, लेकिन नीचे गिरते ही उसका अपना ही चाकू उसके पैर में घुस जाता है। तेज दर्द की वजह से जॉन जोर से चीख उठता है। तभी जर्मन सामने की बिल्डिंग की तरफ लगातार भौंकने लगता है। जर्मन का रिएक्शन देखते ही जॉन समझ जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज़ अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी सारी हिम्मत जोड़कर जॉन घायल हालत में घिसटते हुए कार की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर से ज़ॉम्बी का लीडर अपने 3 इन्फेक्टेड डॉग्स को जॉन के पीछे छोड़ देता है। दिन की आखिरी धूप अभी भी सड़क पर पड़ रही थी, इसलिए वे खतरनाक डॉग्स आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सूरज की रोशनी उनकी स्किन को बुरी तरह जला रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह से डूबता है, तीनों इन्फेक्टेड डॉग्स बिजली की रफ्तार से जॉन और जर्मन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जॉन बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी राइफल निकालकर एक इन्फेक्टेड कुत्ते को गोली मार देता है, जबकि सैम भी दूसरे कुत्ते को खत्म कर देता है। लेकिन तभी आखिरी बचा हुआ इन्फेक्टेड डॉग सीधा जॉन को काटने ही वाला होता है। तभी जर्मन बिजली की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है और अपनी जान की परवाह किए बिना जॉन की जिंदगी बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन उस इन्फेक्टेड डॉग को भी शूट करके खत्म कर देता है। लेकिन अब जर्मन बुरी तरह जख्मी हो चुका था और इन्फेक्टेड कुत्तों के काटने की वजह से वायरस उसके शरीर में फैल चुका था। जॉन बिना देरी किए जर्मन को घर ले आता है और अपनी बनाई हुई मेडिसिन का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वो जर्मन को अपनी बाहों में लेकर बस एक ही उम्मीद करता है कि शायद इस बार उसकी दवा काम कर जाए। लेकिन कुछ ही पलों बाद सब कुछ बदलने लगता है। जर्मन का बिहेवियर धीरे धीरे बेहद एग्रेसिव हो जाता है। जैसे ही जॉन उसकी आंखों में देखता है, वो समझ जाता है कि वायरस अपना असर दिखा चुका है और जर्मन अब कभी भी
भी पूरी तरह जॉम्बी बन सकता है। जॉन जानता था कि अगर उसने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो अगला शिकार वही होगा। ना चाहते हुए वो जर्मन के मुंह को अपने हाथों से दबा देता है और अपने सबसे वफादार साथी को हमेशा के लिए खो देता है। इस पल के बाद जॉन अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। जर्मन सिर्फ उसका डॉग नहीं था बल्कि बचपन से उसका सबसे करीबी दोस्त भी था। अब जर्मन के जाने के बाद जॉन बिल्कुल अकेला रह गया था। अगली सुबह हर सफर में उसके साथ बैठने वाला जर्मन अब हमेशा के लिए जा चुका था। दर्द धीरे धीरे उसके अंदर खौलती हुई नफरत में बदल जाता है। उसी वक्त जॉन कसम खा लेता है कि आज रात वो जॉम्बीज का ऐसा शिकार करेगा जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, सीपोर्ट पर मौजूद जॉम्बीज की नजर जॉन पर पड़ती है। अगले ही पल सारे जॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। जॉन भी अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर रास्ते में आने वाले कई जॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जॉम्बीज की तादाद ज्यादा थी। धीरे धीरे वे हर तरफ से जॉन की गाड़ी को घेर लेते हैं और मिलकर उसकी गाड़ी को उल्टा पलट देते हैं। इस जबरदस्त टक्कर से जॉन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी गाड़ी के अंदर घुस जाता है और जैसे ही वह जॉन पर आखिरी हमला करने वाला होता है, अचानक पीछे से एक बेहद तेज रोशनी चमकती है। उस रोशनी को देखते ही सारे जॉम्बीज घबराकर वहां से भाग निकलते हैं। जॉन आधी बेहोशी की हालत में था। तब एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, तुम कहाँ रहते हो? जॉन अपने घर का एड्रेस बताता है और इतना कहकर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। वो अपने ही घर में था और उसके सारे घावों पर किसी ने टांके लगा दिए थे। तभी किचन से किसी की आवाज आती है। जॉन तुरंत अपनी गन उठाता है और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ता है। किचन में पहुंचते ही वो एक लड़की और एक छोटे बच्चे को देखकर रुक जाता है। ये वही लड़की थी जिसने पिछली रात उसकी जान बचाई थी। जॉन शक भरी नजरों से पूछता है, तुम कौन हो और मेरे घर तक कैसे पहुंची? लड़की बताती है, मेरा नाम ऐना है और ये मेरा छोटा भाई ईथन है। हम दोनों ने रेडियो पर तुम्हारी अनाउंसमेंट सुनी थी, इसलिए तुमसे मिलने सीपोर्ट आए थे, लेकिन कल तुम वहाँ नहीं मिले, इसलिए हम वहीं तुम्हारा इंतजार करते रहे और फिर हमें तुम उस हालत में मिले। इसके बाद ऐना जॉन को बताती है, हम यहाँ से वर्मोंट जाने वाले हैं। वहाँ सर्वाइवर्स की एक बड़ी कॉलोनी है और अभी तक वह जगह इन्फेक्टेड लोगों से सेफ है। ये सुनकर जॉन कहता है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। इस दुनिया में अब कोई भी जगह सेफ नहीं बची। लेकिन ऐना पूरे यकीन के साथ जवाब देती है, वर्मोंट की बर्फीली पहाड़ियों में सच में सर्वाइवर्स रह रहे हैं। बर्फीली जगह होने से वहाँ वायरस ज्यादा देर तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। पर जॉन उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं ये जगह कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक इन इन्फेक्टेड लोगों को दोबारा नॉर्मल इंसान बनाने का तरीका नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद तीनों घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जॉन के दिमाग में सुबह से एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर जॉम्बीज ने उसके जैसा ट्रैप कैसे बना लिया? अब तक उसे लगता था कि जॉम्बीज सिर्फ चलती फिरती लाशें हैं जिनमें न सोचने की ताकत है और न ही कोई इमोशंस। इसी बीच ऐना का छोटा भाई ईथन पानी में हाथ डालते ही बोलता है, ये पानी कितना ज्यादा ठंडा है। बस इतना सुनते ही जॉन के दिमाग की घंटी बज जाती है। वो सीधा अपनी लेबोरेटरी की तरफ दौड़ पड़ता है और फीमेल जॉम्बी को बर्फ की मोटी परत पर लिटा देता है। ऐना की बात अब उसके दिमाग में गूंज रही थी कि वायरस ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जॉन फीमेल जॉम्बी की बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। अब उसे उम्मीद थी कि शायद ठंड इस वायरस को कमजोर कर दे और फीमेल जॉम्बी दोबारा एक नॉर्मल इंसान बन जाए। इसी दौरान ऐना भी जॉन की लैब में आ जाती है। तभी उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ती है। पूरी दीवार पर जॉम्बीज की फोटो देखकर ऐना पूछती है, इन सब के साथ क्या हुआ? जॉन कहता है, मैंने इन सबको अपनी मेडिसिन टेस्ट करने के लिए पकड़ा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी बच नहीं पाया। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। हर रोज की तरह जॉन पूरे घर की खिड़की और दरवाजे मजबूती से बंद कर देता है। तभी ऐना एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती है, काश तुम भी हमारे साथ उस बर्फीली पहाड़ियों वाली सेफ जगह चलते। ये सुनते ही जॉन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो पूछता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वहाँ सर्वाइवर्स की कॉलोनी अभी भी जिंदा है? किसने दी तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन? ऐना जवाब देती है, ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। अगर उस दिन मैंने रेडियो ऑन करके तुम्हारी अनाउंसमेंट न सुनी होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। शायद भगवान भी चाहता है कि तुम हमारे साथ उस सेफ जगह चलो। लेकिन ऐना की बात सुनते ही जॉन का गुस्सा और भड़क उठता है। वो कहता है, इस दुनिया में कुछ भी भगवान की मर्जी से नहीं हुआ है। इसके जिम्मेदार सिर्फ इंसान है और अब हमारा फर्ज है कि हम उन इन्फेक्टेड लोगों को दोबारा नॉर्मल बनाने का तरीका ढूंढें। दोनों इसी बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक बाहर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाज सुनते ही जॉन तुरंत ऐना की तरफ मुड़कर पूछता है, कल जब तुम मुझे बचाकर यहाँ लाई थी, क्या उस वक्त रात हो चुकी थी? ऐना कहती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह चुका था। अगर मैं सुबह का इंतजार करती तो शायद तुम बच ही नहीं पाते, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हें रात के अंधेरे में ही यहाँ लाना पड़ा। तभी जॉन घर की छोटी सी खिड़की से बाहर झांकता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। बाहर हजारों जॉम्बीज धीरे धीरे उसके घर को चारों तरफ से घेरते हुए नजर आ रहे थे। सिचुएशन
सिचुएशन को समझते ही जॉन तुरंत एना को ऊपर वाले रूम में छिपने के लिए भेज देता है और खुद घर के बाहर लगी पावरफुल लाइट्स ऑन कर देता है ताकि उनकी तेज रोशनी देखकर ज़ॉम्बीज पीछे हट जाए। लेकिन इस बार ज़ॉम्बीज पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वे एक एक करके सारी फ्लड लाइट्स गिरा देते हैं और कुछ ही पलों में अंधेरा फिर से छा जाता है। जब रोशनी का प्लान फेल हो जाता है तब जॉन एक रिमोट का बटन दबाता है। अगले ही पल घर के बाहर लगे एक्सप्लोसिव ट्रैप्स जबरदस्त धमाके के साथ फट जाते हैं और कई ज़ॉम्बीज के चीथड़े उड़ा देते हैं। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी एक ज़ॉम्बी किसी तरह घर के अंदर घुस आता है और सीधा जॉन पर टूट पड़ता है। जॉन भी तुरंत अपनी राइफल उठाकर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। हैरानी की बात ये थी कि बंदूक देखते ही वो ज़ॉम्बी अचानक डरकर कमरे से भाग निकलता है, जैसे उसे पता हो कि यह हथियार उसकी मौत बन सकता है। इसके बाद जॉन दरवाजे के छोटे से सुराख से बाहर झांकता है। बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज उसके घर के बाहर खड़े थे। जॉन तुरंत एना को लेकर बेसमेंट में बनी अपनी लैब की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन बेसमेंट में पहुंचते ही उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। फीमेल ज़ॉम्बी की बॉडी को लगातार बर्फ पर रखने की वजह से उसके अंदर मौजूद वायरस धीरे धीरे अपना असर खोना शुरू कर चुका था। लेकिन उसी वक्त बेसमेंट के अंदर एक के बाद एक सारे ज़ॉम्बीज घुस आते हैं। सिचुएशन देखते ही जॉन बिना देर किए चैम्बर का मजबूत ग्लास डोर लॉक कर देता है, पर ज़ॉम्बीज रुकने का नाम ही नहीं लेते। वे लगातार शीशे पर जोर जोर से हमले करते रहते हैं। जॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, मैंने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, मेरे पास वैक्सीन है, मैं तुम सबको दोबारा नॉर्मल इंसान बना सकता हूँ। लेकिन ज़ॉम्बीज उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। तभी अचानक ज़ॉम्बीज का लीडर आगे बढ़ता है। वो बाकी सब ज़ॉम्बीज को पीछे हटा देता है और खुद पूरी ताकत से ग्लास पर वार करना शुरू कर देता है। हर टक्कर के साथ शीशा और कमजोर होता जाता है। यह देखकर जॉन और एना की सांसें थम जाती हैं। ग्लास में पड़ते क्रैक्स साफ बता रहे थे कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ज़ॉम्बी लीडर अपने ही खून से ग्लास पर एक बटरफ्लाई का निशान बना देता है। ये देखते ही जॉन एकदम सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि बिल्कुल यही बटरफ्लाई का निशान उस फीमेल ज़ॉम्बी की बॉडी पर भी बना हुआ है। तब जॉन तुरंत उस फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हटा देता है और वो फिर से ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। इसके बाद जॉन एना से चैम्बर का दरवाजा खोलने को कहता है। दरवाजा खुलते ही वो फीमेल ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी लीडर के हवाले कर देता है। लेकिन यह सब देखकर बाकी ज़ॉम्बीज का गुस्सा और भी भड़क उठता है और उनकी नजरें अब सीधा जॉन पर टिक जाती हैं। इसके बाद जॉन हिम्मत जुटाकर उस फीमेल ज़ॉम्बी को इंजेक्शन लगाता है। कुछ ही पलों में उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं और वह नॉर्मल होने लगती है। जैसे ही ज़ॉम्बी लीडर अपनी वाइफ को ठीक देखता है वो तुरंत उसे गले लगा लेता है। यह इमोशनल सीन देखकर जॉन भी हैरान रह जाता है। तब उसे एहसास होता है कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर भी हम इंसानों की तरह प्यार, दर्द और इमोशंस हैं। फिर ज़ॉम्बी लीडर अपनी वाइफ को बाहों में उठाकर जॉन की तरफ जोर से गरजता है। उसके बाद उसकी नजर उन ज़ॉम्बीज की तस्वीरों पर पड़ती है। उन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। ये सब देखकर जॉन को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है और फिर बिना जॉन को कोई नुकसान पहुंचाए सारे ज़ॉम्बीज वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन, एना और ईथन अपनी गाड़ी में बैठकर आखिरकार न्यूयॉर्क को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और वर्मोंट की बर्फीली पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये जबरदस्त स्टोरी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।